मेरा हर कण वास्तव में उनकी वजह से है। मुझ पर नेपो किड होने का आरोप लगाया गया है, लेकिन मेरी पार्टी का नाम, वह प्रतीक जिसे मेरे पिता ने वास्तव में अपनी पार्टी के लिए चुना था और मुझसे छीन लिया गया है। अंततः मेरा मानना है कि यदि आप में क्षमता है तो हर चीज आपकी क्षमता, आपकी हिम्मत पर निर्भर करती है। मैं प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास नहीं करता। हमारे पास बड़े मुद्दे और बेहतर मुद्दे हैं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। हम आपके पिताजी से मिलने आते थे और उनका साक्षात्कार लेते थे और साक्षात्कार कठिन होते थे और आप हमेशा वहां मौजूद रहते थे। हमेशा वहां रहता था। तो आपने उनसे कुछ चीजें सीखी हैं, है ना? हाँ, मैंने सीखा है कि मेरा हर अंश वास्तव में उन्हीं की वजह से है। आप जानते हैं, जानबूझकर, जाने अनजाने में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुख्य रूप से अनजाने में बहुत सिखाया है। तुम्हें पता है, वे कभी मेरी देखभाल नहीं कर पाते थे। आप जानते हैं, वह कभी मुझे बैठाते नहीं थे। और आप जानते हैं, मुझे बताएं कि आपको यही करना चाहिए और इसी तरह बात करनी चाहिए और इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन अवचेतन रूप से वे मुझे सिखा रहे थे। अब मुझे इसका एहसास हुआ है, वे अवचेतन रूप से मुझे पूरे समय सिखा रहे थे। और क्या उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो वह कहा करते थे कि अब आपको वह सब याद आ गया है जो बहुत मायने रखता था? ओह हाँ, आप जानते हैं, मेरा मतलब है, अगर कोई उनसे पूछता था कि आप उन्हें कैसे आकार दे रहे हैं और वे कौन से राजनीतिक सुझाव हैं जो आप उन्हें भविष्य के लिए दे रहे हैं और अन्य सभी चीजें, तो उनके पास यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति थी। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। बार बार दोहराने पर वे कहते थे, मछली को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता। और इससे मुझे बहुत आत्मविश्वास मिलता था, क्योंकि वे मुझे गलतियां करने की जगह देते थे। आप जानते हैं, और वे हमेशा कहते थे कि मैं वहां एक पेपरवेट की तरह हूं। तुम जाओ, तुम अपना काम करो, और यदि तुम गलतियां भी करो तो मैं उसका ध्यान रखने के लिए मौजूद हूं। तुम्हें पता है, ये एक ऐसी चीज है जो मुझे उनके बाद बहुत याद आती है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि नीतीश ने आपके परिवार को कई तरह से बांट दिया है, ऐसा लोग कहते हैं। अब वे घूम रहे हैं। उनके हमले का मुख्य रूप लालू और तेजस्वी के खिलाफ परिवार की राजनीति है। ये सब परिवार की राजनीति है, आप लोग जानते हैं। और ये आप पर अप्रत्यक्ष हमला भी है। तो अगर वे कहें कि कभी आपके सामने आमने सामने, तो आप नीतीश को क्या कहेंगे? खैर, बहुत ईमानदारी से कहूं तो आप जानते हैं, स्वभाव से मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो इसमें शामिल हो जाए। आपको राजनीति में बहुत नीचे उतरना होगा। जब आप इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो मेरा मानना है कि हमारे पास बड़े मुद्दे और बेहतर मुद्दे होते हैं, खासकर मेरे राज्य से संबंधित, जिसे अभी भी एक पिछड़े राज्य के रूप में संबोधित किया जा रहा है। इन मुद्दों पर बात करने के अलावा हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद मैं बस थोड़ा सुधार करूंगा। जब आपने कहा था कि वे ही मुझे बनाने के लिए जिम्मेदार थे। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, सा लोग कहते हैं। हाँ, लोग भी यही कहते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वास्तव में मेरे अपने ही लोग थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया। अगर वे मेरे साथ वहां होते तो मुझे नहीं लगता कि कोई और था जो इसे संभव बना पाता। तो असल में मुझे मेरे अपने ही लोगों, मेरे अपने चाचा, मेरे अपने भाई ने धोखा दिया। लेकिन आप धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने अभी जो बातें कही उनमें से एक ये थी कि जब लोग पारिवारिक राजनीति जैसी बातें कहते हैं तो ये निम्न स्तर की राजनीति है। तो क्या आप कह रहे हैं कि नीतीश की राजनीति में गिरावट आ गई है? मैं आमतौर पर जाति की राजनीति और इस परिवार की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं वास्तव में इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं आमतौर पर मानता हूं कि अगर आपके अंदर वह क्षमता है तो मेरा मतलब है, एक हैवीवेट उपनाम वाले परिवार से आना मेरे लिए एक आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन वह मेरी क्षमता नहीं हो सकती। वह मेरी क्षमता नहीं हो सकती। मेरा मतलब है, अंततः मेरा मानना है कि सब कुछ आपकी क्षमता, आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। अगर यह आपके अंदर है तभी आप सफल होंगे। यदि यह आपके अंदर नहीं है तो चाहे आप अपने नाम के साथ कितना भी भारी उपनाम क्यों न लगा लें, वह कुछ भी मदद नहीं करेगा। आप जानते हैं, आपके पिता के पास निर्वाचित होने के बाद 20 वर्षों तक कोई मंत्री पद नहीं था। क्या यह आपका भी बनने का दौर है?
यह सही है और इसे संबोधित करने और पहचानने के लिए धन्यवाद। क्योंकि जब मेरे पिता की बात आती है तो लोग 69 से 69 के उस दौर के बारे में कम ही बात करते हैं। वे पहली बार 59 में विधायक बने थे और वो पहली बार मंत्री बने। 79 में वीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने और फिर 5 साल का बुरा दौर आया जब नरसिम्हा राव जी थे और वो सत्ता में नहीं थे। वे थे, हालांकि वह संसद के सदस्य थे। लेकिन तब जब गुजराल साहब थे, फिर देवीगौड़ा साहब थे और फिर गुजराल साहब थे और उनके बाद वाजपेयी जी और बाकी सभी थे और फिर वह सत्ता में बने रहे। लेकिन जब भी मेरे पिता को याद किया जाता है तो उन्हें मौसम वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। चाहे सरकार किसी की भी बने, वे मंत्री जरूर बनेंगे, उन्हें इसी तरह याद किया जाता है। लेकिन वास्तव में कोई भी उस 20 साल के संघर्ष के बारे में बात नहीं करता है। आप 2024 में राजनीति को किस प्रकार आकार लेते हुए देखते हैं? खैर, मेरा मतलब है, अगर आप चुनावी राजनीति के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है बिहार में मेरा मतलब है, जब मैं ये कहता हूं कि यह एक तरफा है तो मैं अति आत्मविश्वास में नहीं दिखना चाहता, लेकिन वास्तव में यह एक तरफा है। मेरे पास ऐसा कहने के अपने कारण हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे शोध करता हूं, मैं बहुत सारे डेटा पर काम करता हूं, मैं खुद बहुत सारे आंकड़ों पर काम करता हूं। मेरा विश्वास इस तथ्य से आता है कि 2019 में हम एक साथ केवल 3 पार्टियां थीं। यह भारतीय जनता पार्टी थी, यह जनता दल यूनाइटेड और मेरी पार्टी थी। मेरे पिता उस समय लोक जनशक्ति पार्टी थे और यह हम 3 लोग थे और हम 40 में से 29 सीटें लाने में कामयाब रहे थे। इस बार हमारे साथ 2 और मजबूत सहयोगी दल हैं जो पिछली बार इस सहयोगी दल का हिस्सा नहीं थे, जो पिछली बार सभी सीटें हार गए थे। हाँ, क्योंकि वे दूसरी तरफ थे। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने उन्हें क्यों लिया, क्योंकि मेरा मतलब है उन्हें कुछ नहीं मिला था। नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिला था। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वे जिस गठबंधन में थे वह ठीक नहीं था। अंततः हाँ, आपका गठबंधन और आपके गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है वास्तव में मायने रखता है। तो हाँ, मेरा मतलब है, इस बार हमारे साथ मांझी जी थे, हमारे पास हैं कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी गठबंधन में हमारे साथ हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसने हमारे गठबंधन को प्रतिशत के मामले में 2019 से भी अधिक मजबूत गठबंधन बना दिया है और इससे मुझे विश्वास है कि हम 2019 में एक सीट हार गए, वह किशनगंज थी। इस बार मुझे विश्वास है कि हम इसे लाने और इसे 40 में से 40 बनाने में सफल होंगे। एक सवाल इस बारे में, 20 साल हो गए जब से नीतीश यहाँ सत्ता में हैं, ज़्यादातर समय आप सभी के साथ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस दौरान बिहार का वास्तव में काफ़ी विकास हुआ है? खैर, मैं सचमुच मानता हूं कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता था। और जब मैं ये कहता हूं तो बहुत ईमानदारी से कहता हूं। ऐसा कहने के बाद हाँ, मुझे विश्वास है कि मेरे राज्य की विडंबना, और अब मैं इस पर अधिक विश्वास करता हूं क्योंकि अब मैं इससे जुड़ सकता हूं। और जब मेरे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार के बारे में बात करते हैं तो मुझे अब पता है कि इसका क्या मतलब है। एक सांसद होने के नाते मुझे भी इसका सामना करना पड़ा है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक मैं अपने राज्य में विपक्ष में था। हालांकि केंद्र स्तर पर मैं सरकार के साथ था, लेकिन मैं अपने राज्य में विपक्ष में था। इससे मुझे अपने एजेंडे, अपने मुद्दों, अपनी चीजों को लागू करने में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं मिली। उदाहरण के लिए, मुझे अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं मिल सकी। आखिरकार मुझे केंद्र में वापस जाना पड़ा और उनके पास झाझा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे की जमीन थी और इसलिए मैंने उसे ले लिया और उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया और अब उस जमीन पर शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालय बनाया है। तो आपने थोड़ा जुगाड़ किया। हाँ, मैंने एक जुगाड़ किया, लेकिन ये काम कर गया। हाँ। तो एक बात जो आपने अभी कही वह बहुत स्पष्ट है कि आप जाति में विश्वास नहीं करते हैं।
और आप परिवारों में विश्वास नहीं करते हैं। और मेरा मतलब है कि परिवार मदद करता है, लेकिन ऐसा नहीं है जब तक कि आप कुछ नहीं करते, लेकिन आप जाति में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, अब पासवान परिवार के साथ ब्राह्मणों और अन्य ओबीसी, उच्च जाति और अन्य सभी लोगों द्वारा भेदभाव किया जाता है और उनका जमीनी स्तर पर जीवन कठिन है। लेकिन आप उन लोगों के साथ हैं जो उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप इसे कैसे उचित ठहराते हैं? लोग यही कह रहे हैं, आप इसे कैसे उचित ठहराते हैं कि आप उनके जमीनी शोषकों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं? तो आप जानते हैं, अपने पिता से फिर से सीखते हुए मुझे लगता है कि मेरे पिता एक ऐसे राजनेता थे जिनके पास पार्टी लाइनों में अद्भुत समीकरण थे। यहां तक कि उनके सबसे मजबूत विरोधी विपक्षी दल के नेता भी उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर पसंद करते थे। आपको लोगों के साथ इसी तरह का विश्वास बनाने की जरूरत है, न केवल आपके लोगों के बारे में। और जब मैं अपने लोगों की बात करता हूं तो मेरा मतलब है कि मैं अपनी जाति और समाज के कमजोर वर्ग, दलितों, महादलितों से आने वाले लोगों के बारे में बहुत राजनीतिक रूप से बात कर रहा हूं। लेकिन इस तरह का विश्वास वे देखते हैं, उनके पास है। लेकिन क्या कमजोर वर्ग के लिए मजबूत वर्ग के साथ गठबंधन करना, कमजोर वर्ग का शोषण करना कठिन नहीं है? आप पहले स्वयं इसे कैसे उचित ठहराते हैं? वास्तव में नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जहां से आता हूं, मेरा मानना है कि जब मैं कमजोर वर्गों के बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो अब अगर हम जाति को छोड़ दें तो आइए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बारे में बात करें। और उस वर्ग में हर जाति धर्म के लोग भी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी हैं, और उनकी समस्याएं भी एक जैसी हैं। वे एक दूसरे से संबंधित हैं, भले ही वे ऊंची जाति के हों, भले ही वे पिछड़े वर्ग के हों, भले ही वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले किसी भी व्यक्ति की समस्या एक जैसी होती है। तो हां, मेरा मतलब है कि उस स्तर पर चीजें उतनी कठिन नहीं हैं, और अगर उनके पास कोई है जिस पर वे विश्वास करते हैं, और मुझे लगता है कि उच्च जाति के लोग, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, और साथ ही पिछड़े वर्ग के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करना चाहूंगा कि वे मुझ पर विश्वास करते हैं और वे मुझ में वह आशा देखते हैं, और यही कारण है। कोई विरोधाभास नहीं? वास्तव में नहीं, वास्तव में कोई विरोधाभास नहीं है। थोड़ा विरोधाभास? शायद थोड़ा सा, लेकिन वे वास्तव में अच्छी तरह से मेल खाते हैं, जैसे कि एक दूसरे के साथ काम करना। अब मैं थोड़ा अलग प्रश्न पूछता हूं। आप जानते हैं, अब आपके सामने एक विपक्षी नेता है, तेजस्वी, जो एक समय आपके जैसा था, बहुत छोटा, तुम्हें पता है। अब उसके पास सरकार का अनुभव है। क्या यह उसे और अधिक प्रबल प्रतिद्वंद्वी बनाता है? खैर, मुझे नहीं पता कि यह मायने रखता है या नहीं। नहीं, मैं तो बस एक प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा मतलब है, ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, और मैं किसी संवैधानिक पद या यूं कहें कि किसी भी पद के बारे में नहीं सोचता। जब मैंने अपना संघर्ष शुरू किया, श्रीमान, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊंगा, मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। 2021 में वापस। मुझे अच्छे से याद है कि 13 जून की एक शाम ऐसी ही थी जब पार्टी में फूट पड़ गई थी, जब परिवार में फूट पड़ गई और मुझे अपने ही परिवार से निकाल दिया गया। मुझे बाहर फेंक दिया गया था। मुझ पर नेपोकिड होने का आरोप लगाया गया है, लेकिन मेरी पार्टी का नाम, वह प्रतीक जिसे मेरे पिता ने वास्तव में अपनी पार्टी के लिए चुना था, मुझसे छीन लिया गया है। मैंने शून्य से शुरुआत की। मैंने अपने अंदर उस विश्वास को कायम रखते हुए शून्य से शुरुआत की। वो मुझ पर विश्वास। और फिर मैं आपको एक और लाइन बताऊंगा जो पापा मुझे बिना बताए कहा करते थे कि वो मुझे कितना सिखा रहे हैं। वे कहते थे कि कठिन समय में, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो बस लोगों के पास जाएं, बस जाइए, और वे ही आपको रास्ता दिखाएंगे। और बिल्कुल वही हुआ। 2021 में मेरे पिताजी के जन्मदिन पर ही मैंने यह आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, और वह 5 जुलाई थी। 13 जून को यह सब हुआ, और मुझे, मेरे परिवार को, खासकर मेरी मां को, खुद को रोकने में 10-15 दिन लग गए। और फिर 5 जुलाई से मैंने यह यात्रा शुरू की,
और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए मैंने यह यात्रा उस विश्वास के साथ शुरू की जो पापा ने मुझसे कहा था, लोगों के पास जाओ और वे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, और मुझ में वह विश्वास है। और उस समय भी मेरे पास संसद सदस्य होने के अलावा और कोई अनुभव नहीं था। मेरे पास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का कोई अच्छा अनुभव भी नहीं था। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि मैं अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहा हूं जो मुझे सिंबल देंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। मेरे पिताजी मुझे चुनाव चिन्ह देते थे। 2014 में उन्होंने ऐसा किया, 2019 में उन्होंने ऐसा किया। तो मेरा मतलब है, यहां मेरे लिए हर बार थोड़ा भावनात्मक हो जाता है जब इस तरह की चीजें होती हैं कि मुझे चुनाव चिन्ह देने वाला कोई नहीं है। मुझे अपना चुनाव चिन्ह खुद ही लेना होगा। जाति और चीज़ों के बारे में बात करते हुए, क्या राम मंदिर या धर्म और राजनीति अब जाति पर हावी हो गई है जब लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि जाति आधारित राजनीति बहुत अधिक है? इसलिए मेरा मानना है कि जब ये चीजें होंगी, जैसे राम मंदिर का निर्माण और अन्य चीजें, मैंने इसका पुरजोर समर्थन किया। मैं अपने राज्य में भी ऐसा करता हूं। मैं कहता हूं और विश्वास करता हूं कि अगर आप अयोध्या में इतना सुंदर विशाल राम मंदिर बना सकते हैं, तो माता सीता के सीतामढ़ी में ऐसा भव्य राम मंदिर क्यों नहीं बना सकते? यह मां जानकी की धरती है, तो हमारे यहां भी वह मंदिर क्यों नहीं हो सकता? तो मैं दैक आस्तिक हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं। आस्तिक होने के नाते हां, मैं इसमें हूं। मुझे अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है। बी, विश्वास है कि धार्मिक पर्यटन एक और बेहद अज्ञात क्षेत्र है, खासकर मेरे राज्य में, और एक बड़ी संभावना है। यदि आप दक्षिण की ओर जाते हैं, यदि आप महाराष्ट्र जाते हैं, शिरडी को देखते हैं, केवल साईं बाबा के कारण यह अब इतना सुंदर शहर और इतना आत्मनिर्भर शहर बन गया है। अब अयोध्या में भी वही हो रहा है। यही बात विभिन्न स्थानों पर हो रही है। उज्जैन, महाकाल, काशी, विश्वनाथ, इन सभी स्थानों पर हो रही है। तो मेरा मानना है कि यह एक अज्ञात क्षेत्र है, धार्मिक पर्यटन है जिसे खोजा जा सकता है। हां, मेरा मतलब है यह हर उस आस्तिक के विश्वास को पूरा करता है जो इस पर विश्वास करता है। वह पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष, और जो बेहतर पक्ष मैं देखता हूं, वह इतना राजस्व उत्पन्न करता है। मेरा मतलब है, यदि आपके पास ऐसी जगहें हैं तो यह आपको अपने आप में एक आत्मनिर्भर शहर बनाता है। अब मैं कल्पना कर सकता हूं कि आने वाले 10 वर्षों में अगर हमारे पास सीतामढ़ी में इतना सुंदर मंदिर होगा तो उससे पूरे क्षेत्र की देखभाल हो जाएगी। इसका उदाहरण मैं अपने संसदीय क्षेत्र में दे सकता हूं। मेरे पास यह लछवाड़ है और इसे भगवान महावीर की जन्मस्थली माना जाता है। अब मैंने वहां एक सुंदर मंदिर बना दिया है। अब बगल में एक 108 बेड का अस्पताल आ गया है, रिसोर्ट आ रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ज्वाइंट कम आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे वह जगह अपने आप उठ रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि विश्वास एक तरफ है, लेकिन ये बहुत सारा राजस्व उत्पन्न करता है जो हमारे जैसे राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। आप जो कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप धर्म को लेकर सकारात्मक हैं और धर्म को सकारात्मक होना चाहिए। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये नफरत नहीं होनी चाहिए। क्या वह सही है? एकदम सही, एकदम सही। आपको किसी धर्म के आधार पर किसी समुदाय पर हमला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल है और लोगों ने मुझसे यही पूछने को कहा है। आप अब एक गठबंधन का हिस्सा हैं और आंकड़े ये हैं कि ईडी का 85% मामले, सीबीआई केवल 15% मामले ही विपक्षी दलों के पास जाते हैं, और अगर आप अपने मुकदमे हटवाना चाहते हैं तो बीजेपी में शामिल हो जाइए। लोग जानना चाहते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमें 15% की थोड़ी छूट देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि वो भी मुझे कम ही सुनाई देता है, तो इससे मुझे थोड़ी जगह मिल जाती है। क्या लोकतंत्र में यह उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो यह उचित नहीं है। मैं प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं इस प्रतिशोध में विश्वास नहीं करता और यह सही नहीं है। इतना कहने के बाद मैं अपनी न्यायिक प्रणाली पर भी विश्वास करता हूं। यदि हम अपने लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक में विश्वास नहीं करते तो हम अराजकता की ओर बढ़ रहे होते।
वह न्यायपालिका है। और मेरा मानना है कि जब वे ऐसा कहते हैं तो दोषी साबित होने तक आप निर्दोष हैं। और मुझे विश्वास है जब वे कहते हैं कि दोषी साबित होने तक आप निर्दोष हैं। इसलिए यदि कोई दोषी साबित नहीं हुआ है, और मेरा मानना है कि जो दोषी नहीं है उसे दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। हां, मेरा मतलब है कि आप पर आरोप लग सकते हैं। हो सकता है आपकी पिटाई हो जाए, हो सकता है आप जानते हो जांच हो रही होगी। और जब तक वे निर्णय ले रहे हो आप 5 साल जेल में बिता सकते हैं। ओह ठीक है, वह फिर से ये उचित नहीं है। यह उचित नहीं है। न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। फिर यह भी एक ऐसी चीज है जिस पर मैं विश्वास करता हूं। मैं राजनीति का छात्र हूं, लेकिन फिर हां, मेरा मतलब है हमारी न्यायिक प्रणाली में भी मेरा बहुत बहुत दृढ़ विश्वास है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपकी सारी सकारात्मकता पूरी हो जाए।